हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 13.2 प्रारंभ करते हैं। चलिए उसके प्रथम प्रश्न पर अब हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। आपको आगे बोला गया है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो कि आयतन निकालने को बोला गया है पाई के पदों में, अर्थात जैसे आप पाई का मान 22/7 कहीं कहीं लगा देते थे, तो अभी आपको पाई का मान कुछ भी नहीं लगाना है, पाई को ऐसे ही रहने देना है। चलिए अब हम मेन प्रश्न पर आते हैं। बोला गया कि एक अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा हुआ है। तो आप देखिए एक अर्धगोला आपके पास ये है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये अर्धगोला है आपके पास और इसके ऊपर आप देखिए एक शंकु खड़ा हुआ था, तो ये आपके पास शंकु हो गया। फिर आपको बोला गया कि जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास त्रिज्याएं हैं दोनों, तो शंकु की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर आपके पास हो गई और इस अर्धगोले की त्रिज्या भी आपके पास 1 सेंटीमीटर हो गई। फिर आपको बोला गया कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो आप देख रहे हैं शंकु की ऊंचाई जो है, इतनी दूरी आपके पास 1 सेंटीमीटर के बराबर आ चुकी है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की ऊंचाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखो अर्धगोले की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो गई। अब हम पूरे ठोस का आयतन निकालते हैं। तो देखिए अब हम उसका सबसे पहले एक फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम मान रख देंगे। तो देखिए ठोस का आयतन हो जाएगा आपके पास इस शंकु का आयतन प्लस जो अर्धगोला आपको दिया हुआ है। तो यहां पर मैंने शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन करके लिख दिया। तो बेसिकली शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन आपके पास हो गया। तो अब यहां पर आप देखो कि शंकु का आयतन आपके पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन आपके पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए ये फॉर्मूले तो आपको कंठस्थ होने ही चाहिए, तभी आप प्रश्न कर पाएंगे, अदरवाइज तो आप जब फॉर्मूला ही नहीं लगा पाएंगे तो प्रश्न तो होगा ही नहीं। तो देखिए यहां से आपको मिल रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन। तो यहां से देखो आपके पास h बचा और ये देखो 2r आपके पास बच गया। चूंकि देखिए यहां पर r दोनों का सेम था, शंकु हो या अर्धगोला हो, इसलिए हम यहां पर उभयनिष्ठ ले पाए, अदरवाइज नहीं ले पाते। तो अब हम मान लगाएंगे। तो 1/3 पाई आपको बोला था कि हटाना नहीं है क्योंकि पाई के पदों में ही आपको मान रखना है, तो आपने पाई ऐसे ही लिख दिया। आर स्क्वायर अर्थात r तो 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, कोष्टक में h प्लस 2r, तो h भी 1 है, 2r अर्थात 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो पाई गुणा 1 गुणा, देखो ये तो 3 बन गया और बटे 3 आपके पास चल ही रहा है यहाँ से। तो देखिए 3 से 3 आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको मात्रक तो हमेशा लिखना है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो भी दूरियां दी हुई हैं तो वो आपके पास सब सेंटीमीटर में दी हुई हैं। अब चूंकि ये आयतन है तो आपके पास जो मात्रक हो जाएगा वो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने पहला प्रश्न तो हल कर दिया जिसमें आपके पास ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब आया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 पर हम आ जाते हैं। यहां इस प्रश्न में आपको बोला गया कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। अब वो मॉडल के बारे में देखिए आपको आगे दिया हुआ है कि मॉडल ऐसा है कि जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। फिर बोला गया है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। और आपको देखिए कोष्टक में दिया हुआ है एक कथन, यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखो कि रचेल से बोला गया था कि एल्यूमिनियम की एक शीट का यूज करते हुए एक मॉडल बनाना है, और मॉडल देखिए आपको दिया हुआ है बेलन के आकार का हो और दोनों सिरों पर शंकु हो। तो आप देखो ये आपके पास बेसिकली बेलन का आकार दिखाई दे रहा है, अर्थात बेलन हो गया, और ये देखो ये आपके पास ये दोनों शंकु आ चुके हैं। अब यहां से आप देखिए आगे आपको बोला गया
कि जो ये मॉडल बनाया गया उसका व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो व्यास का मतलब होता है कि आपके पास ये दूरी 3 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो इस तरीके से आपने इसको 3 सेंटीमीटर लिख दिया, अर्थात व्यास हो गया। तो अब ये देखो, अगर आपको त्रिज्या निकालनी होगी तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहां पर सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या, अब वो त्रिज्या आप देखो किस किस की हो सकती है। बेलन की त्रिज्या भी वही होगी, आप देखेंगे शंकु की त्रिज्या भी वही होगी, चाहे कोई सा भी आप शंकु ले लें। तो इस तरीके से ये त्रिज्या जो आएगी बेसिकली वो तीनों के लिए सेम आएगी। तो वो आपके पास हो जाएगी व्यास बटे 2। तो ये आपके पास 1.5 सेंटीमीटर आ गई। अब त्रिज्या तो आपने निकाल दी। अब आपको आगे बोला गया कि पूरी लंबाई तो आपके पास 12 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हो कि पूरी लंबाई आपके पास ये 12 सेंटीमीटर है, मतलब इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गई। फिर आपको आगे बोला गया कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए यहां से शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी हुई है प्रत्येक की। तो देखो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। अब बात करते हैं कि आपको बेलन की ऊंचाई लिखनी है। तो देखिए बेलन की ऊंचाई अगर हम लिखें तो हम उसको h मान लेते हैं, एच सी। और मैं यहां पर एच सी के बजाय, क्योंकि आपको थोड़ा संदेह ना हो, इसलिए मैं एच सिलेंडर लिख देता हूं, एच सी करके मैं लिख देता हूं। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा 12 माइनस ये वाली भुजा माइनस ये वाली भुजा। तो देखिए अब आप 2 को घटा देंगे 2 बार, तो ये आपके पास आ गया 12 माइनस 4 अर्थात 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके पास बेलन की ऊंचाई तो आ गई 8 सेंटीमीटर। और आपको बोला गया था कि कोण की ऊंचाई आपको दी गई थी, कोण की ऊंचाई अर्थात इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं एच को, ताकि हमें समझ में आए कि एच को का मतलब है एच मतलब ऊंचाई कोण की। तो देखिए ये आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था। फिर आपको बोला गया कि अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कर दीजिएगा। और फिर आपको एक कथन ये बोला गया कि आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। अब इस कथन का मतलब समझ लेते हैं कि बाहरी और आंतरिक विमाएं लगभग बराबर है। ये इसलिए आपको दिया गया है, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिएगा आपके पास एक शंकु है। तो शंकु अगर कुछ मोटा हुआ तो देखिए ये आपके पास एक शंकु बन गया बेसिकली। लेकिन यहां पर आप देखो आंतरिक भुजा आपके पास ये वाली है और बाहरी भुजा आपके पास ये वाली है। मैं आपको एक लाइन बनाकर समझा देता हूं। ये देखिए आपके पास बाहरी भुजा हो गई है और आंतरिक भुजा के लिए भी मैं आपके पास लाइन बना देता हूं। देखो ये जो आंतरिक भुजाएं हो जाएंगी ये वाली, तो नीली वाली आपके पास बाहरी भुजाएं और अंदर वाली आंतरिक भुजाएं जो लाल से मैंने बनाई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आंतरिक भुजा अलग है, बाहरी भुजा अलग आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हवा आएगी तो बेसिकली इस वाले रीजन में आएगी या अंदर वाले रीजन में आएगी। तो वहां पर आपको अलग अलग विमाएं लेनी पड़ेंगी। लेकिन चूंकि इस प्रश्न में बोला गया कि आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं, इसका मतलब आपको कुछ भी मोटाई नहीं लेनी है किसी भी भुजा में। तो अब देखो आपको तो हवा निकालनी थी कि अंदर कितनी हवा आ सकती है, अर्थात आपको हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए हवा का आयतन ज्ञात करते हैं। हवा का आयतन बेसिकली इसके बराबर होगा कि इस शंकु का क्या आयतन है, इस बेलन का क्या आयतन है और इस शंकु का क्या आयतन है। तो देखिए आप लिख दोगे शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। क्योंकि आपके पास 2 शंकु थे तो हमने दोनों शंकुओं का आयतन अलग अलग लिख दिया। तो बेसिकली हमने फॉर्मूला तो बना दिया कि वो आखिर होना क्या चाहिए। अब हम फॉर्मूला लिखते भी हैं। तो देखिए शंकु का आयतन आपके पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये शंकु की हम लिख रहे हैं तो अर्थात, तो यहां पर मैं कोण की लिख रहे हैं बेसिकली, तो कोण आ गया। अब ये देखो प्लस बेलन का आयतन आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन अर्थात सिलेंडर इसलिए मैंने सी करके लिखा, प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोण, कोण के लिए मैंने को लिख दिया। मैं अंग्रेजी के इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि हम ऐसा अंतर कर पाए। तो यहां पर आप ये देखो कि अब आर तो हर किसी के समान ही है। तो आप देखो पाई आर स्क्वायर आपके पास हर पद में आ रहा है, तो आप पाई आर स्क्वायर को वेनिस्ट ले लेंगे। तो आपने पाई आर स्क्वायर को वेनिस्ट लिया तो आपके पास बचेगा 1/3 एच कोण प्लस एच सिलेंडर अर्थात एच बेलन, और फिर आपके पास बचा 1/3 एच कोण। तो अब आप देखिए मान लगा देंगे। तो यहां से आपको देखिए
ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है कि h के पदों पाई के पदों में लेके आना है आपको मान, तो आप पाई का मान 22/7 लगा देंगे। तो देखिए 22/7 r अर्थात आपके पास जो त्रिज्या थी, त्रिज्या सभी की समान आई है 1.5 सेंटीमीटर, तो आप 1.5 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे अर्थात 1.5 को 2 बार लिख देंगे। अब देखिए 1/3 h कोण मतलब जो शंकु की ऊंचाई है वो आपके पास 2 आई है, तो आप यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस सिलेंडर अर्थात बेलन की ऊंचाई आपके पास 8 आई है, प्लस 1/3 इंटू 2, क्योंकि कोण की ऊंचाई 2 ही आई है आपके पास। फिर आप देख रहे हैं जब आप इसको सरल करोगे तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा यहाँ से 22/7 इंटू, देखो 1.5 का 1.5 में गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.25। अब यहां से आप देखो ये 2/3 आ गया, ये भी 2/3 आ गया, अर्थात 4/3 प्लस 8 आपके पास आ चुका है यहाँ से। तो आप देखो ये आपके पास आ जाएगा 22/7 गुणा 2.25 गुणा, देखो जब आप लासापा लोगे तो लासापा तो 3 आ जाएगा और ऊपर आपके पास आ जाएगा 4 + 24 हो जाएगा ये, क्योंकि लासापा आपने लिया है, तो 4 और 24 मिलके तो 28 हो जाते हैं। तो आप देखो 7 से 28 को अगर आप कट करोगे तो 4 बार कट हो गया, 3 से 22 2.25 को यदि आप कट करोगे तो आपके पास 0.75 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास ये हो जाएगा 22 गुणा 0.75 गुणा 4। तो देखिए 22 का गुणा 4 से करेंगे, या पहले आप 22 को ऐसे लिख दीजिएगा, 0.75 का गुणा 4 से करोगे तो आपके पास 3.00 आ गया, अर्थात 3 ही आया है बेसिकली। तो देखो 22 गुणा 3 अब आप कर दोगे तो आपके पास 66 आ जाएगा। अब बात आती है कि आखिर मात्रक क्या होना चाहिए, तो आप एक बात पर गौर करें कि यहाँ पर जितनी भी दूरियां आपको लिखी हुई हैं सब कुछ सेंटीमीटर में आपके पास लिखी हुई हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि सेंटीमीटर में आएगा। अब चूंकि आयतन निकाल रहे हैं आप, इसलिए मात्रक आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने हवा का आयतन निकाल लिया, अर्थात कितनी हवा आ सकती है, वो हो जाएगी 66 घन सेंटीमीटर, या आप बोल सकते हैं 66 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न संख्या 3 में बोला गया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। फिर आगे आपको बोला गया है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। और आपको आगे बोला गया कि आप आकृति देख भी सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले आप आकृति भी देखेंगे, तो आप देखिए ये आपके पास गुलाब जामुन पड़े हुए हैं, तो ये मैं लिख भी देता हूं, गुलाब जामुन है आपके पास। तो आप देख भी रहे हो कि ये बेलन के आकार का दिया हुआ है, और यहां पर आपको बोला भी गया था कि गुलाब जामुन जो है वो सभी बेलन के आकार के हैं। तो देखिए बेलन के आकार के यदि गुलाब जामुन आपको बनाने हैं तो देखिए मैं आपके लिए सबसे पहले कुछ बेलन के आकार का गुलाब जामुन बना देता हूं, ताकि हमको थोड़ा समझ में आए कि आखिर वो किस आकृति के होंगे और कैसे हम उनका आयतन निकाल पाएंगे। तो देखिए बेलन के आकार का और बोला गया है दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, तो देखिए अर्धगोलाकार सिरे मतलब आपके पास कुछ इस तरीके से सिरे हैं गुलाब जामुन के। अब यहां से आप ये देखो कि बेलन के आकार का है, अर्थात कुछ इस तरीके का होगा, और सिरे पर अर्धगोलाकार 2 भाग लगे हुए हैं एक तरीके से, तो आपके पास ये समझ में आ गया आपको। फिर आप यहां से देखिए कि अब आपको बोला गया कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आप ध्यान रखें लंबाई अर्थात पूरे गुलाब जामुन की लंबाई है, ये बेलन की लंबाई नहीं है, ये पूरे गुलाब जामुन की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो गुलाब जामुन की लंबाई देखिए यहां इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की लंबाई हो गई बेसिकली, तो ये आपको समझ में आ गया कि गुलाब जामुन की लंबाई अर्थात यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास 5 सेंटीमीटर आ चुका है। फिर आपको बोला गया कि व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो आप देखो व्यास तो आपके पास ये दूरी हो जाएगी, ये आपको 2.8 सेंटीमीटर बोला गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर आप त्रिज्या निकालेंगे गुलाब जामुन की तो वो आपके पास हो जाएगी व्यास बटे 2। तो यहां पर देखिए हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो अब आप देख रहे हो ये जो गुलाब जामुन है वो एक बेलन से बना हुआ है और 2 गोलाकार आकृतियों से मिलकर बना है। यहां पर एक अर्धगोला तो आपके पास यहां पर है और एक अर्धगोला आपके पास यहां लिखा बना हुआ है। तो अब जो त्रिज्या होगी, तो बेसिकली आप देखो जो त्रिज्या होगी वो तो गोले की भी त्रिज्या होगी और बेलन की भी त्रिज्या होगी, तो वो दोनों में उभयनिष्ठ आएगी। तो आप त्रिज्या लिखोगे तो वो आ जाएगी व्यास बटे 2,
अर्थात 1.4 सेंटीमीटर आ गई। अब यहां से आप ये ध्यान दो कि चूंकि आप के पास अर्धगोले की त्रिज्या आ गई है, तो आप जानते हैं अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होगी वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो अर्धगोले की आपके पास ऊंचाई आ गई, अर्थात h, मैं यहां पर अर्धगोला लिख देता हूं, तो अर्ध लिख देता हूं केवल। तो अर्धगोले की जो ऊंचाई हो जाएगी वो आपके पास त्रिज्या के बराबर हो गई, अर्थात 1.4 सेंटीमीटर। तो जैसा इस तरफ अर्धगोला होगा उसी तरीके से इस तरफ इसकी विमाएं हो जाएंगी। फिर आप देखिए, आपको अब बेलन की ऊंचाई निकालनी होगी। तो बेलन की ऊंचाई यदि आप निकालेंगे, तो हम बेलन की ऊंचाई निकाल रहे हैं, तो उसको मैं लिख देता हूं एच बे, अर्थात एच बेलन। तो यहां से आप देखो वो आपके पास हो गई 5 माइनस, देखिए ये आप दूरी हटा देंगे, बेसिकली ये आपके पास आई है 1.4, और इस तरीके से आप ये वाली दूरी हटा देंगे 1.4 आई है, तो आपके पास देखिए ये बचेगा 5 माइनस 2.8, अर्थात 2.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने बेलन की ऊंचाई भी ज्ञात कर ली, 2.2 सेंटीमीटर आ गई है। अब चूंकि आपने सभी विमाएं ज्ञात कर ली हैं, तो अब आपसे अगर हम बोलें कि आपको इस गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करना है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए गुलाब जामुन का हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो आप देख रहे हो गुलाब जामुन जब आप बनाया तो उसमें दो तो अर्धगोले आ रहे हैं, एक देखिए ये अर्धगोला है और ये अर्धगोला, और एक बेलन आ रहा है। इसका मतलब जो आयतन होगा वो उनके अलग अलग आयतनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो देखिए दो अर्धगोले हैं तो 2 गुणा अर्धगोले का आयतन आपके पास होता है 2/3 पाई आर की घात 3 प्लस बेलन का आयतन आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच बे, अर्थात बेलन की ऊंचाई। तो यहां से आप देखो कि आर तो सभी के लिए उभयनिष्ठ था, तो पाई आर स्क्वायर आपके पास देखो दोनों पदों में आ रहा है, तो आपने पाई आर स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लिया। ये आपके पास यहां से बच जाएगा 4/3 आर प्लस, यहां से आप देखो आपके पास बचेगा h, और वो बेलन की होगी इसलिए मैंने h बे करके लिख दिया। फिर आप देख रहे हैं कि पाई का मान आप 22/7 लगा दो, r 1.4 का स्क्वायर है तो मैंने 1.4 गुणा 1.4 लिख दिया। फिर आप देखिए 4/3 इंटू 1.4 है आपके पास, प्लस बेलन की ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर है। तो यहां से आप गौर करने पर पा रहे हैं कि 7 से 1.4 0.2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 22 इंटू आपके पास आ जाएगा 0.28, क्योंकि आपने 0.2 का 1.4 में गुणा कर दिया। फिर आप देखो ये 5.6 हो जाएगा, और यदि आप लासापा लोगे तो वो लासापा तो 3 आएगा आपके पास। अब चूंकि आपने लासापा ले लिया तो इसका मतलब यहां पर जो संख्या 2.2 है अब ये 6.6 हो जाएगी, क्योंकि 2 का 3 में गुणा करना पड़ेगा आपको। तो यहां से आप देखो 22 का 0.28 में गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.16 गुणा, ये देखो अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये आपके पास आ गया 5.6 प्लस 6.6 12.2/3। तो देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो यहां पर देखिए 6.16 का हम 12.2 में गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 75.152/3। तो अब आपको 75.152 को 3 से भाग देना है, तो ये देखिए आपके पास हो जाएगा 25.05। तो इस तरीके से आपने गुलाब जामुन का आयतन तो ज्ञात कर लिया, जो कि आपके पास 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो अब आप देखो ये आपने एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात किया है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं एक गुलाब जामुन का आयतन। लेकिन देखिए आपके पास टोटल गुलाब जामुन जो बोले गए हैं वो तो 45 गुलाब जामुन बोले गए हैं, तो अब आप 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। तो इसलिए एक गुलाब जामुन का आयतन आपके पास 25.05 आया है, इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा आपके पास 45 गुणा एक गुलाब जामुन का आयतन, अर्थात 25.05 का गुणा कर दिया आपने 45 में। तो देखो जब आप 45 का गुणा करोगे 25.05 में तो ये आपके पास हो जाएगा 5 2 7 112, अर्थात 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब।
फिर आप देखिए ये आपके पास 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया। अब आप देखिए पहली पंक्ति में ही आपको बोला गया था कि जो चाशनी है वो गुलाब जामुन के आयतन की लगभग 30% होती है। तो आपको टोटल चाशनी पूछी गई थी 45 गुलाब जामुन में कितनी होगी। तो देखिए 45 गुलाब जामुन का आयतन इतना आया है, इसलिए कुल जो चाशनी आएगी वो आपके पास हो जाएगी, जो कुल आयतन आया है गुलाब जामुन का उसका 30%, अर्थात 1127.25 गुणा 30/100। तो आपने देखिए 30% के लिए लिख तो दिया। अब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो देखिए एक जीरो से एक जीरो आपने ये कैंसिल कर दिया। अब ये आपके पास हो जाएगा 112.725 गुणा 3, क्योंकि आपने 10 से भाग दे दिया इसमें पहले। फिर देखिए अब आप इसको सरल करोगे तो ये आपके पास आ गया 5, 7, 1, 8 और ये 33, अर्थात आपके पास कुल चाशनी आ गई है 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपने ये प्रश्न संख्या 3 भी हल कर दी है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। तो देखिए इस प्रश्न में आपको बोला गया कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। आपको आगे बोला गया है कि घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। और आगे आपको बोला गया कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। और आगे आपको बोला गया है कि आप आकृति देख भी सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपके पास एक लकड़ी दी हुई है घनाभ के आकार की। तो आप देख सकते हो ये आपके पास लकड़ी दी हुई है घनाभ के आकार की। तो ये आपके पास त्रिविमीय होगी, मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ रही है। तो आप इसको ऐसे तरीके से ऐसे देख सकते हैं, एक तरफ से देखेंगे तो। फिर आपको बोला गया है कि आप इसमें 4 कलम रख रहे हैं। तो देखिए कलम की नोक आपको इस तरीके से दी हुई है, ये 4 कलमें हो गई। और गड्ढे की त्रिज्या भी आपको दी हुई है। इसका मतलब जो कलम की नोक होगी तो मतलब ये ऊपर वाला भाग होगा, ये आपको सर्कल दिखाई देगा ऊपर से, मतलब वृत्त दिखाई देगा। लेकिन अंदर अंदर अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली कौन जैसा बनना होगा, अर्थात शंकु जैसा बनना होगा। इसलिए आपको बोला गया कि शंक्वाकार गड्ढे हैं। तो अब ये देखो सबसे पहले तो हम शंकु बना लेते हैं कि आखिर वो शंकु कैसा होगा। तो यहां से आप देखो वो शंकु अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास शंकु आ गया। तो आप गड्ढे की त्रिज्या दी हुई है, अर्थात आपको ये समझ में आ गया कि ये दूरी आपको दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको आर दे दिया गया 0.5 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला गया कि गहराई 1.4 सेंटीमीटर है, अर्थात ये जो नोक है इसकी गहराई 1.4 है। इसका मतलब ये दूरी आपको 1.4 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर आपको लकड़ी का आयतन निकालने को बोला गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आप ये आपके पास 4 कलम आप रख रहे हैं तो बेसिकली आपके पास 4 शंकु बन रहे होंगे। तो आप 4 शंकुओं का आयतन ज्ञात कर लीजिएगा। तो 4 शंकुओं का आयतन सब कुछ यदि बराबर है, सब कुछ शंकु एक जैसे दिए हुए हैं आपको, क्योंकि प्रत्येक करके बोला गया है अर्थात सबका सेम है। तो ये 4 गुणा एक शंकु का आयतन हो जाएगा। तो एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से आप देखो आपको h भी दिया था, अर्थात गहराई 1.4 सेंटीमीटर। तो आप ये देखो 4 गुणा 1/3 गुणा पाई का मान आपने 22/7 रख दिया, r अर्थात 0.5 का होल स्क्वायर कर दिया आपने, और h अर्थात 1.4 लिख दिया। तो देखो 7 से 1.4 को लेकर आपने कैंसिल किया तो ये आपके पास 0.2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आप ये देख सकते हो कि ये आ जाएगा 4 गुणा 22 अर्थात 88 गुणा, देखिए 0.5 का होल स्क्वायर अर्थात 0.25 आ गया। देखिए 0.2 यहां पर चल रहा है बटे ये देखो 3 आ गया। तो यहां से आप देखो 25 का गुणा 0.2 में कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 0.050 बटे 3। तो अभी आप यदि इसको हल करोगे
तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और दशमलव आपके पास यहां पर लग जाएगा बटे 3। तो देखिए अब आप 3 से यदि इसमें भाग देंगे तो आपके पास हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 छक 18, 3 छक 18, कुछ इस तरीके से चलता ही रहेगा। अर्थात अब आप इसको सार्थक अंकों में 1.47 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर चारों शंकुओं का मिलाकर आयतन तो ज्ञात कर लिया, 1.47 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अब आप ये देखो कि आपको तो लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है जो इस कलमदान में है। अब आप ये देखो कि जब आपने कलमदान बनाया होगा तो आपके पास ये जो लकड़ी होगी वो तो आप हटा दी होगी, क्योंकि आपको तो शंकु बना देना था यहाँ पर। तो बेसिकली ये आयतन आपको घटाना पड़ेगा कुल आयतन में से। तो अब आप घनाभ का कुल आयतन निकाल लीजिएगा सबसे पहले। और देखिए घनाभ का आयतन तो आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, अर्थात L गुणा B गुणा H घनाभ की हम लिख रहे हैं, ध्यान रखें। तो यहां पर देखो आपको ये बोला गया था कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या क्या है, तो आप 15 10 3.5 लिख देंगे यहां पर। तो 15 गुणा 10 गुणा 3.5 हो गया। तो देखिए ये हल करने पर 150 आ गया गुणा 3.5 हो गया। तो जब आप इसको हल करोगे तो बेसिकली 3.5 का 150 में गुणा करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 35 गुणा 5 175, 17 हासिल के 35 गुणा 1 35 गुणा प्लस 17 अर्थात 52। तो देखिए ये आपके पास 525 सेंटीमीटर क्यूब आ गया घनाभ का आयतन। लेकिन आपको कलमदान का आयतन निकालना है, तो इसलिए कलमदान का आयतन आपके पास हो जाएगा घनाभ का आयतन माइनस चारों शंकुओं का आयतन। तो देखिए 525 में से अब आप 1.47 घटा देंगे, तो इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा 523.53। अब मात्रक की बात आती है तो आप मात्रक आसानी से देख सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब में से आप सेंटीमीटर क्यूब वाले पद घटा रहे हैं तो आपके पास मात्रक सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 4 में कलमदान का आयतन भी निकाल लिया है जो कि 523.53 घन सेंटीमीटर आया है। प्रश्न संख्या 5 में बोला गया कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ आपको दिया हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो आपको शंकु की ऊंचाई तो 8 सेंटीमीटर दे दी और उसकी त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे दी। फिर बोला गया कि यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां हम डाल देते हैं जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्याई वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करो। तो यहां सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि शीशे की गोली जो आपको दी हुई है, देख सकते हैं आप गोले के आकार की दी हुई है, अर्थात ये आपके पास शीशे की गोली हो गई। अब आप ये जानते हो कि उसकी त्रिज्या आपके पास होनी चाहिए तभी आप उसका आयतन लिख पाओगे। तो वो आपको बोला गया है कि हाँ इसका जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है, अर्थात आपके पास आर शीशा में लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे शीशे की गोलियों की त्रिज्या है। तो ये 0.5 सेंटीमीटर आपको दी हुई थी तो आपने वो लिख दी। फिर आप देख रहे हैं कि शंकु की ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दी है, तो देखो आप ये शंकु है आपके पास, ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दे दी गई और आपसे त्रिज्या भी दे दी गई 5 सेंटीमीटर। फिर आप देख रहे हैं कि आपके पास यहां से त्रिज्या तो आ गई शंकु की, तो मैं एच शंकु लिख देता हूं, अर्थात ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आर शंकु ये आपके पास हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब यहां से चूंकि हमसे गोलियों की संख्या पूछी गई है तो हम मान लेते हैं गोलियों की संख्या n है, अर्थात हम इस शंकु में n गोलियां बाहर डाल रहे हैं। तो अब चूंकि आपने n गोलियां बाहर डाली हैं तब आपको बोला गया है कि पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। फिर आपको पहले तो सबसे पहले बोल दिया गया था कि ऊपर पानी तक भरा हुआ है ऊपर तक, तो बेसिकली 1/4 गुणा इस शंकु का आयतन, इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी बाहर निकला है वो तो 1/4 गुणा शंकु का आयतन हो गया, बराबर ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से ये आपको इस प्रश्न में बोल भी दिया गया कि एक गोली से उतने आयतन के बराबर पानी बाहर निकल रहा है तो n गोलियां से इतना पानी बाहर निकलना चाहिए।
तो n इंटू एक गोली का आयतन। आपके पास ये बेसिकली समीकरण बन जाएगा। तो यहां से बस आप यहां पर फॉर्मूला लगाओगे। तो देखो 1/4 गुणा शंकु का आयतन आपके पास होता है 1/3 पाई r, यहां पर अब आप शंकु की लगाओगे, इंटू h, अर्थात वो ऊंचाई भी आप शंकु की ही लगाएंगे, बराबर n आपको निकालना है कि कितनी गोलियां आपने पानी में डाली हैं, गुणा एक गोली का आयतन। अब चूंकि गोली तो शीशे के आकार की है, इसका मतलब आपको शीशे का आयतन की मतलब एक गोले का आयतन निकाल देना है। मतलब वो हो जाएगा 4/3 पाई r शीशा का होल क्यूब। तो यहां से आप देखो जब हम मान लगाएंगे तो ये आपके पास आ गया 1/12 गुणा पाई का मान। अब आप ऐसे ही रहने दीजिएगा चाहे तो, क्योंकि देखो पाई यहां पर भी चल रहा है और पाई यहां पर भी है, इसलिए आप पाई का मान मत लगाओ अभी। अब बारी आती है कि आर शंकु अर्थात शंकु की त्रिज्या क्या है। तो देखिए आपको शंकु की त्रिज्या बोल दी गई है 5 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर बोल दी गई है, बराबर n गुणा 4/3 गुणा पाई। अब ये देखो आर शीशा अर्थात शीशे की जो गोली है उसका क्यूब आपको करना है। अब शीशे की गोली की त्रिज्या आपको बोली गई थी 0.5, तो बेसिकली आपको यहाँ पर 0.5 का होल क्यूब करना है। तो आप गौर करने पर पा रहे हो कि पाई दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी है, तो ये तो कैंसिल हो गया। 3 से ये 12 4 बार कैंसिल हो गया, और देखिए 4 से ये 8 2 बार कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपके पास देखो 5 और 2 बचा, अर्थात 5 गुणा 2 10 हो गया। यहाँ देखिए 4n गुणा 0.5 का होल क्यूब यदि आप करोगे तो 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि 10 बराबर 4n गुणा ये देखो आ जाएगा 0.5 बटे 1 होगा एक्चुअल में, तो क्योंकि हर जब कुछ भी नहीं दिया हो तो आप हर को 1 मानते हैं। तो यहां से यदि आप 1 दशमलव ये हटाएं तो आपके पास 1 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 0.5 गुणा 1 यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर आप हटाएंगे यदि दशमलव तो 0 हर में बढ़ता जाएगा। तो देख लीजिए 5/10 आ गया बेसिकली। तो ये देखो जब इससे कैंसिल करोगे तो 2, ये भी 2 आ जाएगा, और यहाँ से कैंसिल किया तब भी 2 आ गया। तो देखिए 2 से 4 ये 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया 10 बराबर n/2, अर्थात यहां से आप ये देख रहे हो कि आपके पास n का मान आ जाएगा 20। यहां पर आप ये ध्यान दें कि यहां पर चूंकि r स्क्वायर होना चाहिए, अर्थात यहां पर 5 स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए 5 स्क्वायर का गुणा 2 से करोगे, अर्थात 25 का गुणा 2 से करोगे तो ये आपके पास 50 आ जाएगा इस जगह। तो इस तरीके से आप देखो ये 10 ना होके यहाँ पर 50 आप लिखेंगे बार बार, तो ये 50 गुणा 2 आ जाएगा। तो n का मान यहाँ से आपके पास आ गया 50 गुणा 2, क्योंकि आपने तिरछा गुणा किया। तो इस तरीके से n का मान 100 आ गया। तो अब आपको पता लग गया कि यदि आप 100 शीशे की गोलियां उस शंकु में डालेंगे तो आपके पास उस शंकु के 1/4 आयतन के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा। अब देखिए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। इस प्रश्न में बोला गया कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। फिर आगे आपको बोला गया है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, और आपको एक सलाह दी गई है कि आप पाई का मान 3.14 लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ गया कि पाई का मान आप 22/7 नहीं लेंगे, 3.14 यूज करना है। फिर आप देखिए, आप यदि स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको बोला गया कि 220 सेंटीमीटर ऊंचाई का और 24 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलन है। तो देखिए 220 सेंटीमीटर ऊंचाई का और आप देखो 24 सेंटीमीटर व्यास वाला एक आपने बेलन लिखा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा बेलन था जो सबसे पहले ये दिया हुआ है। इस पर आपको बोला गया है कि एक 60 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन है और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन है। तो देखो 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन आपने लगा दिया, क्योंकि आपको बोला गया आरोपित है मतलब वहां पर लगा हुआ है। फिर लोहे का एक स्तंभ बनाया, तो बेसिकली एक स्तंभ बोल दिया गया इन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को। फिर आपको बोला गया कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर बात आती है कि द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। अब द्रव्यमान का कोई भी फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है,
लेकिन आपको एक हिंट आगे दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। इसका मतलब आपको यह दिया हुआ है कि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का कोई आयतन का टुकड़ा हो तो उसका द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो यहां से आपको यह हिंट मिल गया कि अगर आप पूरा आयतन निकाल लें इस लोहे का स्तंभ का तो आपके पास द्रव्यमान आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम द्रव्यमान है, तो इसलिए पूरे का गुणा कर दोगे 8 ग्राम से। तो यहां से अब आप पूरे स्तंभ का आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम स्तंभ का आयतन ज्ञात करते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आपके पास इस स्तंभ में भी 2 बेलन हैं, तो बेसिकली दोनों बेलनों के आयतनों को आप निकालोगे और उनका योगफल ज्ञात कर दोगे। तो यहां से देखो कि पहला जो बेलन होगा सबसे छोटा वाला, या हम बोल सकते हैं जो सबसे ऊपर है, उसका आयतन होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आर अब मैं यहां पर पहले ही लगा देता हूं, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 8 स्क्वायर इंटू एच। तो अब देखो आप छोटे बेलन की ऊंचाई लगा दो 60 आ गई। ये आपने सबसे ऊपर वाले बेलन का आयतन लिख दिया। अब आप नीचे वाले बेलन का आयतन लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर, अर्थात अब आप आर त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए व्यास आपको 24 सेंटीमीटर दिया था, तो त्रिज्या आपके पास 24/2 अर्थात 12 आ जाएगी। तो 12 स्क्वायर इंटू एच। तो अब आप देखो एच नीचे वाले बेलन के लिए 220 है। तो ये आपके पास बेसिकली स्तंभ का आयतन आ जाएगा। तो अब आपने केवल लिखा है अभी पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच और मान लगाया है केवल, अभी आपने सरल नहीं किया है। तो देखिए सरल करने के लिए अभी आप देखो पाई को सबसे पहले बाहर ले लो, क्योंकि देखो दोनों अवयवों में आ रहा है और 3.14 रखना है, तो गणना करना कठिन हो जाएगा यदि आप अभी अभी 3.14 दोनों में लगा दोगे। आप बाद में पाई का गुणा करें एक साथ। तो यहां से आपके पास देखो ये आ गया 64 गुणा 60 प्लस यहां देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है गुणा 220, ये आपके पास आ गया। तो अब ये देखो ये तो पाई हो गया। अब 64 का 60 में गुणा करोगे तो मैं कर देता हूं, यह आ जाएगा 4 2 3840। इसका गुणा करने पर 3840 आया। अब आपको 144 का गुणा करना है 220 में, तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 31,680। बहुत आसान गुणा है, आप 22 का गुणा करिए और 0 अंत में लगा दीजिएगा। तो देखो यहां से अब आप इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर देखिए आपके पास आ जाएगा 355 अर्थात 35,520 आ गया। अब आपको बोला गया था कि पाई का मान आप लगा दीजिएगा, तो अब आप पाई का मान लगा दीजिएगा 3.14। तो 3.14 गुणा 35,520 अब आप करेंगे तो देखो ये आपके पास आ जाएगा, जब आप गुणा करोगे तो 8 2 3 5 और 111 अर्थात 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास स्तंभ का आयतन आ गया। अब चूंकि आपसे तो बोला गया था कि आपको तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो बेसिकली आप देखो आपको बोला गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान आपके पास 8 ग्राम दिया था, इसलिए आपको तो इस लोहे का द्रव्यमान ज्ञात करना है, अर्थात आप इतने सेंटीमीटर क्यूब वाले टुकड़े का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो अब आप लिख सकते हैं 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के द्रव्यमान आपके पास हो जाएगा 8 गुणा 1,11,532.8। तो देखो जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे अर्थात गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहां से 4 2 6 2 2 8 9। इस तरीके से आपने देखा ये आपके पास ग्राम में आ गया द्रव्यमान। तो अब देखो ये आपके पास बेसिकली आंसर आ गया है। अगर आप चाहें तो आप इसको किलोग्राम में भी बदल सकते हैं, क्योंकि हम जनरली चाहते हैं कि हम एसआई यूनिट में सभी मानों को रखें। तो देखो ये ग्राम में चूंकि आंसर आया है तो आप किलोग्राम में रखेंगे, अर्थात 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे। तो आप जब 1000 से भाग दोगे तो आपके पास 892.2624 किलोग्राम द्रव्यमान आ जाएगा इस लोहे के स्तंभ का। तो इस तरीके से आपने यहां पर द्रव्यमान भी निकाल दिया लोहे के स्तंभ का,
जो कि 892.2624 किलोग्राम आया है। प्रश्न संख्या 7 में बोला गया कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। देख सकते हैं आप कि ये आपके पास बेसिकली एक ठोस दिया हुआ है और इसमें आपके पास बोला गया है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। तो आप देखो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या और 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु देखिए यहाँ विराजमान है। फिर आपको बोला गया कि जो ये शंकु है वो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर ही आरोपित है। तो आप देखो ये आपके पास अर्धगोला आ गया 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये अर्धगोला है, हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर, और ये आपके पास एक शंकु दिया हुआ था। अब आप देख रहे हैं कि चूंकि अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ऊंचाई भी अर्धगोले की बराबर ही होगी, वो भी 60 सेंटीमीटर हो गई। फिर आगे पढ़ते हैं इस प्रश्न को। तो बोला गया कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। तो यहां से आप ये देखो, ये आपके पास ठोस बेलन दिया हुआ है और ये पानी से भरा हुआ था, लेकिन हमने ये पूरी आकृति अर्थात शंकु प्लस इसको मिलाकर हमने एक पानी के बेलन में डाल दिया गया, इस ठोस बेलन में डाला तो यह बेलन की तली को स्पर्श कर देता है। इस तरीके से हमने डाला तो आप देख सकते हैं ये गोला बेलन की तली को स्पर्श कर रहा है। फिर आगे आपको बोला गया कि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहां से सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको त्रिज्या दी गई 60 सेंटीमीटर, अर्थात जो बेलन की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है और वही आपके पास अर्धगोले की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। तो ये तो आपको समझ में आ गया। फिर बोला गया कि ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो आप देख भी रहे हो 180 प्लस 120 प्लस 60 मिलकर 180 हो जाएगा, अर्थात जो शंकु का ऊपरी भाग है वो बेलन के ऊपरी भाग को ही टच करेगा। तो आपको बोला गया कि शेष पानी का आयतन आप ज्ञात करो। तो आपने देखा था कि आर्किमिडीज के सिद्धांत से, मैं लिख भी सकता हूं आर्किमिडीज, भौतिकी में आपने समझा होगा कि आर्किमिडीज के सिद्धांत से किसी वस्तु द्वारा विस्थापित पानी बराबर उस वस्तु के आयतन के बराबर होता है। तो यहां से आपको ये देखो, ये कंटस्ट करना है, काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, वैसे भौतिकी में है लेकिन यहां पर भी कॉन्सेप्ट तो यूज हो ही रहा है कि अगर कोई भी वस्तु आप किसी पानी में या किसी भी द्रव में आप डालेंगे तो वो जितना भी विस्थापित करेगी पानी या कोई भी द्रव, वो उसके खुद के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो अब आप ये देखो कि चूंकि इसमें तो पूरा पानी भरा हुआ था, अब हमने क्या किया कि इस पूरे ठोस अर्थात ये शंकु और अर्धगोला मिलाकर इस बेलन में डाल दिया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पूरे ठोस ने अर्थात शंकु और अर्धगोले ने मिलकर कुछ पानी बाहर निकाला होगा। तो अब हमें पहले वो निकालना है कि कितना पानी बाहर निकाला होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं विस्थापित पानी, जितना पानी उसने बाहर निकाला होगा तो वो विस्थापित पानी हो जाएगा जो ठोस है उसके आयतन के बराबर। अब ठोस में आपके पास शंकु और अर्धगोला दोनों मिक्सचर हैं, तो देखो यहां से सबसे पहले आप ठोस का आयतन निकालोगे अर्थात शंकु का आयतन लिखोगे, प्लस अब आप अर्धगोले का आयतन भी लिखोगे, तभी तो आपके पास उस ठोस का आयतन आएगा। इस तरीके से आपने शंकु का आयतन और ठोस अर्धगोले का आयतन लिख दिया। अब आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर, देखिए सेम है अर्थात 60 स्क्वायर एच, एच मतलब आप शंकु के लिखेंगे अभी, तो शंकु की ऊंचाई तो 120 है, प्लस अब आप देखो अर्धगोले का आयतन लिखोगे तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर अर्थात 60 का स्क्वायर इंटू एच, सॉरी पाई आर क्यूब होता है, तो बेसिकली आप यहां पर 60 का क्यूब कर दोगे। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास पाई और 60 का स्क्वायर देखो दोनों पदों में आ रहा है, तो यहां से आप पाई और 60 का स्क्वायर इसको उभयनिष्ठ ले लोगे तो आपके पास देखो बचेगा 1/3 गुणा 120 प्लस यहां से देखिए 2/3 गुणा 60 आपके पास बच गया। तो अभी आप पा रहे हैं कि देखिए 3 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 20 बार और 3 से 120 को कैंसिल करेंगे तो 40 बार। तो इस तरीके से पाई गुणा
अब आप ये देखो कि 60 का स्क्वायर आपके पास होता है 3600, और ये देखो 40 है और 2 का 20 से गुणा करोगे ये भी 40 आया, अर्थात 40 + 40 आपके पास आ गया, तो ये आपके पास 80 आ गया बेसिकली। तो अब आप पाई 3600 गुणा 80 करोगे, तो इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ गया 2,88,000 और गुणा पाई। तो इस तरीके से आपके पास विस्थापित पानी का आयतन आ गया 2,88,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वो ठोस के आयतन के बराबर होता था आर्किमिडीज के सिद्धांत से, तो आपने वो तो निकाल दिया। अब आपको बोला गया कितना पानी बचेगा बेलन में। आप देखो बेलन में तो पूरा पानी भरा हुआ था, अब इतना पानी बाहर निकल गया जो ठोस के आयतन के बराबर है, तो कुल पानी जो था, जो स्टार्टिंग में पानी था, वो तो बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले जो पानी था ठोस डालने से पहले उस पानी को निकाल लेते हैं, अर्थात बेलन के आयतन को। तो देखो वो आपके पास आयतन होता है पाई गुणा आर स्क्वायर, अर्थात त्रिज्या का स्क्वायर, तो वो 60 स्क्वायर हो गया। एच अर्थात बेलन की ऊंचाई कितनी है, वो 180 सेंटीमीटर थी। तो आप ये देखो ये आपके पास हो जाएगा पाई गुणा 3600 गुणा 180। तो जब आप 180 का गुणा 3600 में करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6,48,000 गुणा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने ये देखा कि कुल पानी सबसे पहले इतना था 6,48,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और जो ठोस है उसका आयतन ये है 2,88,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको तो शेष पानी निकालना है जो उस बेलन में बचा हुआ है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं शेष पानी, वो आप कर दोगे कुल पानी माइनस जो पानी विस्थापित किया गया होगा, तो आप लिख सकते हैं विस्थापित किया गया पानी। इस तरीके से देखो कुल पानी का आयतन तो आपके पास बेलन के आयतन के बराबर था, अर्थात 6,48,000 पाई माइनस, आप देखिए विस्थापित पानी आपके पास था 2,88,000 पाई, तो आप लिख दीजिएगा 2,88,000 पाई। तो देखो अब आप पाई को यहाँ पर उभयनिष्ठ ले लो, तो आपके पास आ जाएगा 6,48,000 माइनस 2,88,000। फिर आप ये देखिए कि जब आप इनको घटाएंगे अर्थात सरल करोगे तो ये पाई गुणा यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 3,60,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वैसे तो आप अपना आंसर ये दे सकते हैं, लेकिन आपको तो पाई का मान भी लगाना होगा, तो यहाँ से आप पाई का मान लगा दीजिएगा 22/7 गुणा ये आ गया 3,60,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप देखो यदि आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो आप 7 से 3,60,000 में पहले भाग दे दीजिएगा। तो जब आप भाग देंगे तो देखिए हम भाग दे देते हैं यहाँ पर, ये आपके पास आ गया 7 गुणा 5 35, ये इस तरीके से आपके पास आ गया। मैंने 2 अंकों तक निकाल दिया है, आप चाहें तो आगे भी निकाल सकते हैं। तो अब आपको देखो 22 का गुणा इससे करना है, तो अभी तो मैं लिख देता हूँ 22 गुणा 5 7, अंत में मैंने ये लिख दिया। तो अब देखो आप गुणा कर दो, तो आपके पास ये देखो गुणा करने पर आ रहा है 22 का 7 से गुणा करेंगे तो 154 15, इस तरीके से ये आपके पास आ गया। ये आया है आपके पास 11,31,428.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आपने शेष बचा पानी भी निकाल लिया, जो कि आपके पास ये आ गया 11,31,428.54। अब यहाँ पर ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आया है, तो वैसे तो आपका ये सही आंसर है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे दूसरे मात्रक में भी लिख सकते हैं, तो जो कि आपके पास होता है एसआई मात्रक अर्थात मीटर क्यूब में। तो देखो उसके लिए आपने सीखा है कि आप ध्यान रखें, इसको कंटस्ट भी करें, एक घन सेंटीमीटर 1 मीटर क्यूब में अर्थात 1 घन मीटर में आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, लेकिन आपके पास तो सेंटीमीटर क्यूब में आया है, तो आप यहां से लिख सकते हो, इसलिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास 1 मीटर क्यूब है,
इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास 1/1000 मीटर क्यूब आ जाएंगे। लेकिन आपको तो इसको बदलना है मीटर क्यूब में, अर्थात अब आप 11,31,428.54 सेंटीमीटर क्यूब में मीटर क्यूब निकालेंगे, अर्थात 1/1000 में आप इसका गुणा कर दोगे तो ये आपके पास देखो आ जाएगा। यहां से बेसिकली 1000 का भाग करना है, अर्थात आप दशमलव को 3 अंक पहले किसका दोगे, तो आपके पास आ गया यहां पर हमने ये गलती कर दी है कि ये आपके पास 1000 नहीं बल्कि 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो यहां से देखो ये आपके पास 3 जीरो और लग गए, तो ये भी ऐसा कुछ आ जाएगा, अर्थात अब आप 10 लाख से बेसिकली भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब 6 अंक पहले खिसक जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1.13142854 मीटर क्यूब। या फिर आप देखो इसको थोड़ा सरल कर लो, अर्थात आप दशमलव के 3 अंकों तक ही आंसर दें तो 1.131 मीटर क्यूब ये आपका बचा हुआ पानी का आयतन आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें, आपको वैसे बोला नहीं गया था मीटर क्यूब में निकालने को, लेकिन मैंने आपको निकालना सिखाया है। और आप चाहें तो अपना आंसर सेंटीमीटर क्यूब में भी दे सकते हैं और मीटर क्यूब में भी दे सकते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 13.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 8 हल करते हैं। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां इस प्रश्न में आपको बोला गया कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आधार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। फिर आपको आगे बोला गया है कि जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए पहले समझ ही लेते हैं कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास ये गोलाकार कांच का बर्तन है और बोला गया है कि जो इसकी गर्दन है मतलब ये है जो है वो बेलन के आकार की है। तो बेसिकली ये बेलन दिया हुआ है और ये आपके पास गोला है। तो आप देखो आपको बोला गया कि बेलन के आधार की जो गर्दन है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, मतलब बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हो बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है और बोला गया कि व्यास 2 सेंटीमीटर, अर्थात देखो यहां से ये व्यास मतलब ये पूरी दूरी आपको 2 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर आप आगे देख रहे हो कि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब गोला तो ये होगा, तो उसका व्यास अर्थात ये दूरी आपके पास 8.5 सेंटीमीटर दी हुई है। आगे चलिए पढ़ते हैं। यहां बोला गया कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको यह जांचना है कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 का आपको प्रयोग करना है। तो देखो सबसे पहले यहां पर आपको बोला गया कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, इसका क्या मतलब है, तो यहां पर हम समझ लेते हैं कि आंतरिक मापन का मतलब ये है कि अगर आप बाहर से देखेंगे कांच की जो परत है और अंदर से देखेंगे कांच की परत तो उनमें कोई भी अंतर नहीं है, मतलब उनकी जो मोटाई है कांच की वो बिल्कुल ही नगण्य है, मतलब आप नगण्य ही माने मतलब। तो यहां से आपको अब ये बताना है कि जो पानी की मात्रा है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब होगी या नहीं होगी। तो आप देखिए ये तो जानते हैं कि जो पानी की मात्रा मतलब इस बर्तन का आयतन हो गया, तो आपको बेसिकली बर्तन का आयतन चेक करना है कि क्या वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है या नहीं है। तो देखिए अगर हम बर्तन का आयतन निकालें तो सबसे पहले तो आप बेलन के लिए कुछ विमाएं लिख लेते हैं। तो बेलन की त्रिज्या आप लिख लीजिएगा पहले, बेलन की त्रिज्या अर्थात आर बे मैंने लिख दिया, मतलब समझ में आ गया कि त्रिज्या जो है वो बेलन की हम लिख रहे हैं। तो देखिए व्यास 2 सेंटीमीटर है तो जो त्रिज्या होगी वो 2/2 अर्थात व्यास का आधा अर्थात 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर बात की गई है बेलन की लंबाई की या आप बोल सकते हैं बेलन की ऊंचाई। तो यहां पर हम लिख देते हैं ऊंचाई अर्थात जिसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन बताने के लिए कि वो बेलन की हम लिख रहे हैं तो एच बेलन या एच बे आपके पास 8 सेंटीमीटर हो गई। तो ये आपने बेलन के लिए लिख दिया। अब हम देखते हैं गोले के लिए। तो गोले की त्रिज्या अर्थात आर गो ला लिख दिया मैंने पूरा।
तो 8.5 तो चूंकि व्यास है तो बटे 2 किया, तो ये देखो 4.25 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब आपके पास गोले की त्रिज्या आ गई 4.25 सेंटीमीटर। तो आप देख भी पा रहे हैं 4.25 इसलिए ही लिखा था क्योंकि त्रिज्या आई थी। तो अभी आप देखो कि आपको तो पानी की मात्रा निकालनी है, अर्थात इस बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। देखिए पानी की मात्रा इक्वल टू बर्तन का आयतन, और बर्तन में आप देख रहे हैं दो भाग हैं बेसिकली, एक बेलन वाला भाग है और एक गोले वाला भाग है। तो आपको दोनों का आयतन निकालना होगा, अर्थात बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। तो यहां से आप देखो बेलन का आयतन आपके पास हो गया पाई आर बेलन का होल स्क्वायर इंटू एच बेलन, प्लस अगर आप गोले का आयतन लिखेंगे तो गोले का आयतन आपके पास होता है 4/3 पाई आर गोले का होल क्यूब। तो यहां पर आप देखो मान लगा दोगे आप, तो बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई सबसे पहले आप लगाएंगे यहां पर। तो बेलन की त्रिज्या तो 1 है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो आप यहां पर लगाएंगे। और आप पहले ये देख लो कि पाई देखो आपके पास दोनों पदों में आ रहा है, तो पाई को आप उभयनिष्ठ ले लो सबसे पहले। तो यहां से देखो बेलन की त्रिज्या का स्क्वायर है अर्थात 1 का स्क्वायर इंटू बेलन की ऊंचाई अर्थात लंबाई 8 प्लस 4/3 इंटू गोले की त्रिज्या अर्थात 4.25 का होल क्यूब आपको करना होगा। तो यहां से आप ये देखो जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो आपके पास ये पाई लिखा हुआ है, देखो ये 1 का स्क्वायर इंटू 8, ये तो 8 हो गया, प्लस ये देखो 4/3 इंटू, अब आपको 4.25 इसका क्यूब करना है। तो देखिए अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 76.765625। तो यहां से आप ये देखो कि आप इसमें अभी हल भी करोगे अर्थात 4/3 का गुणा करोगे तो 8 प्लस 1/3 को आप ऐसे ही लिखो। अगर हम 4 का गुणा इसमें कर दें तो देखिए 4 का गुणा करने पर आपके पास ये हो जाएगा तो बेसिकली ये देखो ये आपके पास आ गया 307.0615 और 2 जीरो। तो देखिए उन जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं पाई 8 प्लस, तो ये 1/3 गुणा 307.0615 आ गया बेसिकली। तो अब आप इसमें 3 से भाग करेंगे तो देखो 3 से भाग करने पर बहुत सारे अंक हो सकता है आए, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। कितने भी अंक हमारे पास आए आप कोशिश करें कि आप 2-3 अंकों तक ही निकालें, क्योंकि जो भी प्रश्न होगा वो 2-3 अंकों तक ही सार्थक अंक तक आपको निकालने को बोला जाएगा। पाई देखो 8 प्लस, जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 102.353 और 8 कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहां से आप देखो पाई अगर आप सार्थक अंक में लिखोगे तो 8 है, चूंकि यहां तो आप 4 लिख दो, तो 8 प्लस 102.354 आपके पास आ गया। तो यहां से आप ये देखो पाई गुणा पाई का मान अब हम लगा भी देते हैं 3.14, तो लिख देते हैं अभी, तो अगले पद में हम इसका गुणा करेंगे। तो यहां से आप देखो यदि आप इनको जोड़ोगे तो 110.354 आपके पास आ जाएगा। तो अब आपको 3.14 का गुणा 110.354 में करना है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, एक मिनट रुकिए, 346.51 कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। और मात्रक अगर आपको लिखना होगा तो वो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास कुल बर्तन का आयतन आ गया, अर्थात बर्तन में जो पानी आ सकता होगा उसका आयतन आपके पास आ गया, जो कि आपके पास है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको तो ये जांचना था कि क्या उस बच्चे ने सही आंसर निकाला है या नहीं निकाला। तो उस बच्चे ने निकाला था कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन आप देखिए
कि आपके पास जो आयतन आया है वो 346.51 आया है, तो ये तो काफी ज्यादा अंतर आया है बेसिकली। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि बच्चे का उत्तर गलत है, अर्थात बच्चे का उत्तर सही नहीं है।